अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लगता है कि आईएफआरएस के हिसाब से, तो नया कॉम्पिटिटर के आने की वजह से कोई ये मेरा आईएफआरएस में नहीं बताया गया कि नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा या नहीं आना चाहिए, कितने आने चाहिए, तो ये मेरा कभी भी ऑडिट रिस्क नहीं होगा, ये हमेशा मेरा रिस्क फैक्टर होगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे इस रिस्क फैक्टर की वजह से, तभी मैं अपने आंसर में वर्ड कौन सा यूज करता हूं, देयर इज अ रिस्क ऑफ, और मेरे पास जो रिस्क होगा वो या तो, हाँ भाई, या तो ओवर स्टेटमेंट का होगा या फिर अंडर स्टेटमेंट का होगा या फिर मिस स्टेटमेंट का। तीन मेरे पास रिस्क होंगे, या तो ओवर स्टेटमेंट का होगा या अंडर स्टेटमेंट का होगा या मिस स्टेटमेंट का होगा। सही है। ये रिस्क होंगे कहां पे, ये रिस्क या तो मेरे पास एफएस लेवल पे होंगे या फिर ये मेरे पास रिस्क किस लेवल पे होंगे, एजर्शन लेवल पे होंगे। एजर्शन लेवल और एफएस लेवल में फर्क क्या था, एफएस लेवल का रिस्क वो था जिसको आप इस इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से लिंक नहीं कर सकते, ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर अगर डाउट करें तो पीपी में भी मसला हो सकता है, इन्वेंट्री में भी मसला हो सकता है, रिसीवेबल मसला होता है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से मैं इसको लिंक नहीं कर सकता। हाँ, एजर्शन लेवल लिंक क्या होता है, एजर्शन लेवल का मतलब होता है कि मेरे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, इंटेंजिबल्स, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन्स, या फिर मेरे पास पीएनएल के कुछ आइटम्स होंगे, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अगर मेरा रिस्क इन आइटम्स के किसी एजर्शन पे है तो वो रिस्क मेरा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो मैं कहूंगा मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, उसने कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर ली जिसकी वजह से मेरी सेल्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इससे मेरी इन्वेंट्री में मसला है, इससे मेरी इन्वेंट्री में मसला है, इससे मेरे पीपी में मसला है। सही है। मसला क्या है, मसला पीपी, पूरे पीपी में मसला नहीं है, पीपी की किसी ना किसी असर्शन में मसला है। वो असर्शन क्या हो सकती है, वो असर्शन या वो कंप्लीटनेस, या वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, या फिर वो वैल्यूएशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं नया कॉम्पिटिटर आ गया है तो मैं तो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा। प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा भाई, मेरा माल ही नहीं बिक रहा। जब मेरा माल ही नहीं बिक रहा तो मेरा प्लांट गायब नहीं हो जाएगा, प्लांट एग्जिस्ट करेगा, प्लांट एक से दो भी नहीं होंगे। उस प्लांट को मैंने खरीदा है तो राइट भी मेरा है भाई। मसला किस चीज के ऊपर आएगा, मसला वैल्यूएशन के ऊपर आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अभी ऑयल सेक्टर को अगर आप जितना भी देखें, स्पेशली इन रिफाइनरीज वगैरह को अगर आप देखें, तो रिफाइनरीज के हालात अब वापस से खराब होना स्टार्ट हो गए। उसका रीजन क्या है, उसके दो रीजन है। पहली बात, ऑयल प्राइसेस हाई हो गई, तो उनकी उनकी तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, एक तो ऑयल प्राइसेस भी हाई है और डॉलर भी आपका अप्रिशिएट कर गया, तो आप सोचो उसको जो ऑयल वो जो इंपोर्ट करते हैं वो उसको कितना महंगा पड़ रहा होगा। प्लस ऑयल की सप्लाई भी कम हो गई है। क्यों सप्लाई कम हो गई, बिकॉज दुनिया को जो 40% ऑयल सप्लाई करता है वो रशिया करता है, और रशिया के ऊपर ही क्या चल रही है इस वक्त, रशिया और यूक्रेन में ही वॉर चल रही है, तो वो ऑयल की अब आप सोचें, एक प्लांट जो पहले एक जमाने में बना था और ये सोचा था कि मैं इतने का ऑयल खरीदूंगा और इतने का बेचूंगा और कमाऊंगा, वो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई और वो सप्लाईज भी नहीं आ रही। तो वो जो रिफाइनरीज मेरे पास थी, वो रिफाइनरी तो एग्जिस्ट करती है वैसे के वैसे, वो रिफाइनरी मैंने बनाई थी 10 साल पहले, राइट है। मेरा मसला किस चीज के ऊपर आएगा, मसला वैल्यूएशन। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन की, तो पीपी की वैल्यूएशन में दो आईएफआरएस अप्लाई हो जाते हैं, एक आईएस 16 अप्लाई हो जाता है, एक आईएस। तो अगर ये मैंने 10 अरब रुपए का खरीदा था तो 10 अरब का मसला नहीं है, कॉस्ट का मसला नहीं है। अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा था 10 साल पर, हर साल 1 अरब की डेप्रिसिएशन कर रहा था, इस पर भी कोई मसला नहीं है। मसला किस चीज के ऊपर है, इंपेयरमेंट के ऊपर है। रिस्क है कि मैनेजमेंट ने 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा जी, तो हमने इस तरीके से इस चीज को करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से रेवेन्यू पे मेरे पास एक चीज थी, अकरेंस, दूसरी चीज मेरे पास थी कंप्लीटनेस, तीसरी मेरे पास चीज थी एक्यूरेसी, चौथी मेरे पास चीज थी कट ऑफ, और पांचवी मेरे पास चीज थी क्लासिफिकेशन। ये मेरे पास कुछ एजर्शन है। क्लियर है हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? तो हमने करना क्या था, हमने जब भी हम सवाल करेंगे, सवाल में हमने सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, और रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको किसी ना किसी फैक्टर से लिंक करना है। यहाँ तक क्लियर है हम सारे? यार इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है शायद, मेरे ख्याल से वो ब्लू जो कलर मैं यूज कर रहा हूँ वो दिख नहीं रहा। आ जाए जी, पीछे पास कर दें, थैंक्स। आपके पास हैंड आउट?
ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा? सेट। ऑनलाइन वाला आपका क्लियर हो बेटा? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सवाल है तुम्हारे पास? कौन सी बुक है तुम्हारे पास? सीफा वाली? सीफा वाली या पास पेपर्स वाली? तो सीफा में समर 2018 एक सवाल आ रहा है। आज है 315 में। आप लोग तो सवाल पढ़े यार जल्दी से। नहीं, यू आर द, हाँ, MEL। चले जी। You are the audit manager of Sakib Shaukat and Company Chartered Accountants, responsible for the audit of Modern Electronics Limited for the year ended 31 May 2018. The company is a listed company and is engaged in the manufacture of wearable sports sensor, smartwatches, GPS navigation system, vehicle cameras, and fleet management system, and sells it through a chain of distributors throughout the country. The extract of the segment information as disclosed in the draft FS for the year ended 31 May 2018 is as follows. आपके पास कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं? एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आ रहा है, एक वेरिएबल स्पोर्ट्स आ रहा है, और उसके अलावा बाकी बकिया सेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के आपको रेवेन्यूज दिए हुए हैं, वेरिएबल स्पोर्ट्स के रेवेन्यू दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, हर सेगमेंट का आपको बैलेंस शीट और पीएनएल दिया हुआ है। ठीक है, आपने खुद एनालाइज करना है डेटा को। मैंने कल रात ही हैंडआउट आप लोगों से शेयर ग्रुप पे कर दिया था ताकि एटलीस्ट आप लोग सवाल पढ़कर आ जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। The company was witnessing a shift of customer from wearable sports sensor to smart watches, which have additional features as compared to the features being offered by the wearable sports sensor. Therefore, to maintain its customer base, the company started developing its own smartwatch and successfully launched it in 2018. The company intends to expand its product range in the smartwatch segment by expanding its manufacturing facility, which would be financed through a right issue. On 10 April 2018, the company MEL publicly announced it was closing an old fully depreciated plant which was used to manufacture a component used in the wearable sports sensor and will instead import it from China at the cheaper rates. The management is considering various options in respect of this. However, the affected employees were communicated about the decision on the same date and the negotiation with the labor union were started for agreeing on the termination पेमेंट। फिलहाल आपने यहां तक सवाल पढ़ना है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पॉइंट 3 हम अलग से पढ़ेंगे। 10 मिनट में आपको दे रहा हूं, मुझे बताएं इसमें क्या ऑडिट रिस्क हो सकते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी आपको अब देखा, अब इस सवाल में नंबर्स भी है और कमेंट्री भी है, तो दोनों को सामने रखना है, इंफॉर्मेशन को देखना है, जल्दी से रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट करना है। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई रिस्क फैक्टर है सवाल में? चलिए बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जल्दी छेती छेती सवाल पढ़े, सवाल में से रिस्क फैक्टर हाईलाइट कर लें, उसी के ऊपर आप हाईलाइट कर लें कि ये यहाँ पे रिस्क ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। जल्दी मौसम जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लेकिन ये रिस्क है क्यों? डिस्कस करें भाई से। भाई देखिए, मैं हैंडआउट आपको तभी एक दिन पहले भेजता हूँ ताकि आप लोग एटलीस्ट इसको रीड करके आ रहे हो, ताकि यहाँ पे हमारा एटलीस्ट टाइम सेव हो जाएगा। क्लास लेने के लिए हम आ रहे हो तो हम इस तरीके से टाइम थोड़ा सा सेव कर सकें। चलिए जी, आ जाए प्यारे बच्चों। क्या सवाल में कोई रिस्क फैक्टर है? क्या रिस्क फैक्टर है सवाल में? सबसे पहली चीज अगर मैं देखूं, द कंपनी वॉज विटनेसिंग अ शिफ्ट ऑफ कस्टमर फ्रॉम। अब जहां इसने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 वेरिएबल स्पोर्ट्स की बात करी है, तो मेरी अब आंखें भी है ना वेरिएबल स्पोर्ट्स के सेगमेंट पे होनी चाहिए, जो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई। क्यों? ताकि मैं उसको मैक्सिमम रिस्क फैक्टर्स बता सकूं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज शिफ्टिंग अ कस्टमर ऑफ वॉज विटनेसिंग अ शिफ्ट ऑफ कस्टमर फ्रॉम वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर टू। कस्टमर कहां चेंज हो रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं? क्या मैं स्मार्ट वॉच बनाता हूं? नहीं, मैं क्या बना रहा था? मैं वेरिएबल स्पोर्ट्स वॉच बना रहा था। सही है। Which have additional features as compared to the features being offered by the wearable sports है। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि मार्केट में एक नई वॉच आ चुकी है,
जो मार्केट में नए फीचर्स आए, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, वो मेरी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस चीज का सबूत ये है कि मेरे रेवेन्यू भी क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। ये भी लिखना था साथ में, देखें यहाँ रिस्क फैक्टर्स लिखने थे, जिसका मुंह बोलता सबूत किया है कि जो उसने मुझे एक्सट्रैक्ट दिए बैलेंस शीट पीएनएल के, वहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा रेवेन्यू भी डिक्लाइन कर रहा है 5.3 बिलियन से 4.1 बिलियन पे। सुनिएगा मेरी बात को। और सर मेरे तो इन्वेंट्री भी डिक्लाइन कर रही है। सर ये तो अच्छी बात है, ये रिस्क थोड़ी है। नहीं सर, आप एक और चीज निकालें, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। जल्दी निकालें। इन्वेंट्री को 2017 की इन्वेंट्री को 2017 के कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करें, और 2018 की इन्वेंट्री को 2018 के कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करें। जल्दी, छेती पीछे पास कर दूंगा। हाँ जी, कितना आया? इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। जल्दी, छेती। हाँ जी, 39 से इंक्रीज होके हो गए कितने पे? प्यारे बच्चों, क्या ये इस चीज की अलामत नहीं है कि मेरी इन्वेंट्री नहीं बिक रही है? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज मेरा, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। देयरफॉर, हाँ जी, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। की एक्जिस्टेंस का मसला नहीं है, कंप्लीटनेस का मसला नहीं है, किस चीज का मसला है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे कौन सा आईएफआर है? जल्दी बता दें। IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? इम्पेयर्ड हो चुकी है। मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड या तो की नहीं होगी या फिर एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं की होगी। एडिक्वेट रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी? अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेट्स या एजम्पशंस। कौन सी एजम्पशंस यूज होती हैं? जल्दी, नहीं, एनआरबी क्या होती है? एजम्पशंस क्या है कि मैं एस्टिमेट करूंगा कि मेरी अब इन्वेंट्री कितने की बिकेगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ये मैं इस तरीके से भी एक अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकता हूं। बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? बट अगर मेरा रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, रेवेन्यू को भी कॉपी पेस्ट किया, मैंने कहा इसका मतलब है मेरा प्लांट तो सफिशिएंट कैश फ्लोज को जनरेट कर ही नहीं पा रहा। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ। बच्चों, वैल्यूएशन में 2 आईएफआर है, जल्दी से बता दें। IAS 16 का रिस्क है ये, IAS 36। और अगेन, या तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी मैनेजमेंट ने, या अगर रिकॉर्ड किए तो एडिक्वेट। क्यों एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं करी? प्यारे बच्चों, क्योंकि वैल्यू इन यूज में क्या चीज आती थी? फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट्स में नॉट बी। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली जो रिक्वायरमेंट है ना हमारी ऑडिट प्रोसेस, जब हम आगे जाके प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसमें हम इस चीज को लिंक कर सकेंगे। क्लियर है हम सारे यहां तक? मैंने 2 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, कंपनी कह रही है मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी, मैं क्या करने जा रही हूं? मैं भी एक स्मार्ट वॉच बनाने जा रही हूं। Therefore, to maintain its customer base, the company started developing its and successfully launched it in इस साल उसने लॉन्च भी कर दिया। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जो न्यू स्मार्ट वॉच बनने जा रही है, मैनेजमेंट ने क्या बनाया होगा? जल्दी से बता दें, क्या बनाया होगा? इंटेंजिबल एसेट। ऐसा ही है। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और चीज आ रही होगी। क्या चीज आ रही होगी? इंटेंजिबल एसेट। जहां मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करता हूं प्यारे बच्चों, फॉरन से मेरे पास कौन सा आईएस आ जाता है? IAS 38। और IAS 38 मुझे क्या कहता है? IAS 38 मुझे कहता है कि जी जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 फेज से पर्टेन करते हैं, एक और दूसरा। तो अगर जो रिसर्च फेज है उसको कहां पे जाना चाहिए? एक्सपेंस। एंड द रिस्क इज, बस आप कहेंगे मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने रिसर्च फेज को क्या कर दिया होगा? कैपिटलाइज कर दिया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं एक और रिस्क ये भी कह सकता हूं कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नया स्मार्ट वॉच बना के भी शायद आप रेवेन्यू जनरेट ना कर सको, तो आपके ये जो नया इंटेंजिबल एसेट भी है ये भी क्या हो चुका है? इंपेयर्ड हो चुका है। बट चूंकि इंपेयरमेंट का रिस्क ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं तो अब मैं अलग से इसको नहीं बता रहा, मैं बाकी बताता हूं। मुझे लगता है मैंने कम रिस्क बताया तो फिर मैं उसको यूज कर लूंगा। डन हो गया प्यारे बच्चे? थोड़ा सा हमने स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, पैसे कहां से आएंगे? पैसे राइट इश्यू से आएंगे। हमने चूंकि फ्रॉड नहीं पढ़ा है अभी, तो इसलिए हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। देखें, जब मुझे पैसे चाहिए तो मैं लॉसेस दिखा के पैसे नहीं ले सकता। तो एक रिस्क ऑफ एक फ्रॉड का रिस्क है कि मैं ज्यादा से ज्यादा
मैं प्रॉफिट्स दिखाऊंगा, कंपनी शायद देयर इज अ रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑन 10th अप्रैल 2018 द कंपनी पब्लिकली अनाउंस्ड दैट इट वाज क्लोजिंग एन ओल्ड fully depreciated plant which was used to manufacture a component used in the wearable sports sensor and will instead import it from China at the cheaper rates. The management is considering various options in respect of this plant. However, the affected employees were communicated about the decision on the same date and the negotiation with the labor union was started for agreeing on the. मैंने कहा भाई जब मैं प्लांट ही एक पूरा बंद कर रहा हूं तो उस प्लांट को चलाने वाले जितने भी लेबर्स वगैरह थे उनको भी फारिग किया होगा। जब उनको फारिग करूंगा मैं तो उनको कोई ना कोई पेमेंट कंपनसेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही मैंने उनको फारिग किया है, ड्यूरिंग द ईयर ही मैंने उनको फारिग किया हुआ है। तो देयर इज अ रिस्क, किसके हिसाब से? IAS 37 के हिसाब से मेरा एक रिस्क होगा, और वो रिस्क किस चीज का होगा? रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का रिस्क होगा। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का रिस्क क्या होगा कि मैनेजमेंट ने प्रोविजन सही, देखिए अभी नेगोशिएशन चल रही है बट आपकी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है, ईयर एंड से पहले आप ये अनाउंस कर चुके हैं मैं प्लांट बंद करना चाहिए, कोई ना कोई पैसा पे करना पड़ेगा। पे करे नहीं, अभी पता भी नहीं है कब पे करूंगा, लेकिन मुझे IAS 37 के हिसाब से एक प्रोविजन इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? तो मेरे पास एक और आसान रिस्क आ गया, किसका? IAS 37 का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कंपनी ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अपनी ओल्ड फैसिलिटी को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। सही है, 10 अप्रैल 2018 को। इस सवाल में एक मसला है, इस सवाल में एक चीज तो है कि जी मेरा एक सेगमेंट बंद होने जा रहा है। एक प्लांट जो था मेरा, जो कि यूज होता था किस चीज के लिए? फॉर अ कंपोनेंट यूज इन वेरिएबल स्पोर्ट्स। इसका मतलब है अब ये मेरा IFRS 5 के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ये डिस्क नहीं, नॉन, इसको मैं बेच नहीं रहा अभी, इसलिए लिखा हुआ है सवाल में कि मैंने इसका बेचने का डिसीजन नहीं लिया हुआ, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? ये मेरा एक IFRS 5 में कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर सही नहीं दिया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैनेजमेंट ने इसका अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं कि लेट से कंपनी इसको क्या करने जा रही है? सेल करने जा रही है। अगर कंपनी इस प्लांट को सेल करने जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा IFRS अप्लाई हो जाएगा? IFRS 5। IFRS 5 के हिसाब से क्या है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अभी सुनिएगा मेरी बात को, दो मसले हैं। जहां IFRS 5 का आपने रिस्क ओपन किया, बहुत से रिस्क अराइज हो सकता है। पहला, मैनेजमेंट ने उसको क्लासिफाई नहीं किया। क्लासिफाई क्यों सही नहीं किया होगा? बिकॉज कंडीशंस ही पूरी नहीं हुई होंगी, और अगर कंडीशंस पूरी हो गई हैं और क्लासिफाई भी सही कर दिया है, तो फिर तीसरी चीज इसकी वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? ये सबको पता है। मैं सबसे पहले IFRS 5 में फॉल कब करेगा? जब आपकी इंटेंशन हो 1 साल के अंदर सेल हो जाएगी, बायर को आप लोकेट कर लोगे, एक्टिव मार्केट है उसकी, वो जो 4-5 कंडीशंस उसमें बताई गई हैं, वो कंडीशंस यहाँ पे सेलेबल कंडीशन में है। तो इसका मतलब है अब आप उसको IFRS 5 क्लासिफाई कर दोगे, और जब आप उसको वैल्यू करोगे तो आप डेप्रिसिएशन को सीज कर दोगे। बच्चों यहाँ तक बात सबके समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे? इस सवाल में एज्यूम कर रहा हूं कि लेट से कंपनी का प्लान है सेल करने का। जब भी आप ये चीज करेंगे ना प्यारे बच्चों, सवाल में ये वाला रिस्क नहीं अराइज होगा। उसका एक रीजन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ ऑनलाइन वालों। सवाल में मैं ये वैल्यूएशन का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, सवाल में ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से वैल्यूएशन का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। यार फुली डेप्रिशिएटेड है, ऑलरेडी 0 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना यार। फेयर वैल्यू सेल कॉस्ट ऑफ सेल नेगेटिव नहीं हो सकती जब ऑलरेडी 0 पे आ रहा है। अब फेयर वैल्यू तो 100 रुपए होगी या 200 रुपए भी होगी, तो रिकॉर्ड तो 0 पे किया हुआ है, और 0 पे रिकॉर्ड अगर तो लिखा हुआ होता नहीं फुली डेप्रिशिएटेड नहीं है, फिर आप कहते हैं रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन नहीं किया होगा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन। और फेयर वैल्यू के लिए अच्छा फिर इसके प्रोसीजर फिर मिलना आसान होते हैं। फेयर वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? मैं एक्सपर्ट के प्रोसीजर लिख देता कि मैं उसकी कॉम्पिटेंसी असेस करता, उसकी कैपेबिलिटी को असेस करता, उसके इंडिपेंडेंस को असेस करता, उसके काम को इवेल्युएट करता कि क्या उसका काम
एडिक्वेट है, उसकी एजम्पशंस रीजनेबल है, जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया क्या वो डेटा कंप्लीट एंड जो उसकी ओवरऑल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इस सवाल में चूंकि फुली मैं एज्यूम कर रहा हूं समझाने के लिए, एज्यूम कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको या तो क्लासिफाई किया होगा या क्लासिफाई नहीं किया होगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस मेंशन्ड इन IFRS 5। कंडीशंस क्या है? मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कंडीशंस क्या है जल्दी बताएं। हाँ जी, एसिड सेलेबल कंडीशन में हो और एक्टिव बायर हो विद इन 1 ईयर हो और कंपनी ने बेचा नहीं है लेकिन कंपनी की ये पता है हमें। अब देखें ना प्रोसीजर मेरे लिए कितने आसान है। कंपनी के इंटेंशन के बारे में कैसे पता चलेगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड से पूछे बगैर आप एक पंखा नहीं बेच सकते। प्लांट बेचने जा रहे हो, एक पूरा सेगमेंट बेचने जा रहे हो, तो इंटेंशन के बारे में पता कैसे चलेगा? मिनट्स ऑफ द बायर से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही, करस्पॉन्डेंस फाइल। विद इन 1 ईयर सेल होगी कि नहीं होगी, सब्सिक्वेंट इवेंट देख लें आप। भाई आप 30 जून 2021 का ऑडिट कर रहे हैं तो अगस्त सितंबर में तो खड़े हुए होंगे ना, चेक कर लें अगले 2-3 महीने में सेल हुई है या फिर सेलेबल कंडीशन में है कि नहीं है, जाके खुद विजिट कर लें। और जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बैंक लोन एग्रीमेंट के ऊपर काम किया होगा, चेक कर लें कि इस एसेट के ऊपर आपने कोई मॉर्गेज या चार्ज तो नहीं रखवाया। आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, आप वो रजिस्टर इंस्पेक्ट कर लें। कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आपने कोई मॉर्गेज रजिस्टर होता है आपने वो मेंटेन करना। आप मॉर्गेज रजिस्टर देख लें या एसेस करने के लिए कि कहीं ये प्लांट एंड मशीनरी को मैंने मॉर्गेज तो नहीं करा। अगर मॉर्गेज कराया हुआ है और लोन मैंने 4 साल के लिए लिया हुआ है तो मैं अगले 1 साल में कैसे बेच सकता हूँ उसको? मेरे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, सेलेबल कंडीशन में नहीं है चीज। यहां तक बात समझ आती है? तो देखे ना कितने आराम से, मैं बड़े आराम, अगर मेरा रिस्क यहाँ पे होगा मैं एक्सपर्ट के प्रोसीजर लिख दूंगा। हालांकि कहने को तो कितना मुश्किल IFRS 5 के प्रोसीजर, बट अगर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो रिस्क भी अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा मैं जब यूं कहूंगा कि जितना रिस्क इसके कंडीशन पूरी नहीं होंगे, मैं प्रोसीजर में फिर सारी कंडीशंस के ऊपर प्रोसीजर बताऊंगा। और ये मुश्किल नहीं है ड्राफ्ट करना। मैं कहूंगा मैं ऑब्जर्व करूंगा प्लांट एंड मशीनरी को टू एनालाइज वेदर इट इज इन सेलेबल कंडीशन। आई विल इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द बायर टू असेस वेदर देयर इज एनी एक्टिव बायर। I will inspect the subsequent event या perform the subsequent event procedure to assess the sales progress of the plant and machinery. I will inspect the minutes of the meeting of board of director to analyze the या to assess the या to evaluate the intention of the। सिंपल है। तो ये वर्ड्स लिखे, इस वर्ड से पहले ऑडिट का वर्ड लिखा आपने, आपका प्रोसीजर बन गया पूरा। और हर प्रोसीजर का कोई ना कोई पर्पस होता है। पर्पस क्या है यार? ये कंडीशंस है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप ये वर्ड्स लिखते हैं। हम प्रोसीजर पढ़ नहीं रहे लेकिन एक थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूं कि अगला टारगेट हमारा किस चीज का होगा। तो तभी हम रिस्क को बड़ा एजर्शन लेवल पे जा रहे हैं और तभी हम देखें ना यहां पे आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई करा, मैनेजमेंट की एस्टिमेटेड, तो आप सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर देख लें। 30 जून 2021 की जो इन्वेंट्री है, मैनेजमेंट 30 जून 2021 में खड़े होकर ये कह रही है कि मेरी इन्वेंट्री इतने की बिकेगी, तो भाई अगस्त में जुलाई में बिकी होगी ना, अगस्त में बिकी होगी, सितंबर में बिकी होगी, अक्टूबर में बिकी, तो आप सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर देख लें, वहां से पता चल जाएगा ये इन्वेंट्री 100 वाली कितने की बिकी है, 110 की बिकी है या 90 की बिकी। अगर 90 की बिकी तो क्या 10 का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया? अगर 10 का नहीं किया 2 रुपए का क्या बता, मैं तो कहूंगा आपकी तो assumption ही रीजनेबल नहीं है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तो बहुत से तरीके हमारे पास, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने रिसर्च फेज को क्या कर दिया होगा, तो आप रिसर्च फेज का ब्रेकअप ले लें, उसमें से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर लें। जैसे सैंपल सेलेक्ट करेंगे आप इनवॉइस देख लें, इनवॉइस देख के आप उसकी नेचर देखें एक्सपेंडिचर की और उसकी डेट देखें, क्या वो डेट टेक्निकल और फिजिबिलिटी डेट से, एक डेट होती है जिसके बाद डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो जाता है, तो क्या वो एक्सपेंडिचर डेट के बाद हुआ है या उससे, अगर उससे पहले हुआ है तो इट मींस वो रिसर्च फेज से पर्टेन करता है। कैसे कैपिटलाइज कर दिया भाई। और एक्सपेंडिचर की नेचर देखें। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, मजदूर बैठ के एसेट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और मजदूर के लिए पानी जो आता था और पानी में जो बर्फ आती थी वो भी कैपिटलाइज हो रही थी। आप समझ रहे, जो पानी आ रहा था तो मैं इसकी नेचर में डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर को मैं एक्सपेंडिचर की नेचर को देखूंगा कि क्या वाकई में इस एक्सपेंडिचर को करने से एसेट बनेगा क्या यार, इससे तो इसको मैं अगर हटा दूं एक्सपर्ट तब भी एसेट बनेगा। आप समझ रहे? तो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर और डेट ऑफ द एक्सपेंडिचर को देखा और उसके बाद एक्यूरेसी के लिए मैंने अमाउंट। तो अगर आप इनवॉइस में 3 चीजें देखते हैं ना, इनवॉइस में अगर अमाउंट देखता हूं तो एक्यूरेसी और वैल्यूएशन, समझ आ रही है? अगर इनवॉइस में मैं बैठ के ये देखता हूं ना कि इनवॉइस मुझे एड्रेस की गई है तो राइट है मेरा,
मैंने पैसा दिया है तो इस एसेट पे मेरा राइट है। अगर मैं इस इनवॉइस पे बैठ के क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर देखता हूं तो वैल्यूएशन और एक्यूरेसी के असर्शंस को वेरीफाई कर रहा हूं। तो यहां तक बात समझ आती है हमें प्यारे बच्चों? तो हमने आराम से कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए बच्चों? 4 से 5 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखें ना, अब हमने रिस्क आइडेंटिफाई करा किस चीज का? रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का। किसको पे करना है? लेबर को। तो यार लेबर से नेगोशिएशन चल रही है, क्या देख लूं? करेस्पॉन्डेंस फाइल देख लो। कोई लेबर के साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ होगा वो देख ले। सब्सिक्वेंटली कोई पेमेंट हुई होगी। अब वो 3 प्रोसीजर आपने लिखे, आपका 20-25 नंबर का सवाल आता है यार। तो सिर्फ पढ़े ही नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना कॉमन सेंस है प्यारे बच्चे। एक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा ना, एक क्लैरिटी होगी कि लिखना क्या है, आप बड़े आराम से इस चीज को लिख सकते हैं। ऑनलाइन वाले क्लियर है आप लोग बेटा? अच्छा जी, तीसरा पार्ट। A significant portion of the sale of GPS navigation system consists of sale to the tourism industry. The government had made it mandatory for all the tour operators to install GPS navigation system. The compliance has to be made by all tour operators over a period of 4 years. Association representing the country's tour operator had signed a 4-year agreement in April 2016 with MEL, under which discounted sale price has been offered to the tour operator which cannot be raised. A natural disaster destroyed the supplier's plant which supplied several components of the GPS navigation system, and consequently MEL has to import these components from Malaysia at twice the cost of local purchase. At the year end 200 contracts for the supply of 4000 GPS navigation system are still। ये सवाल समझ आया किसी को? सवाल क्या है? मैं एक GPS नेविगेशन सिस्टम सेल करता हूं। अब ये दिया हुआ GPS ऊपर देखना है हमने। मैं GPS नेविगेशन सिस्टम सेल करता हूं टूरिज्म इंडस्ट्री को, ठीक है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा हुआ है हर टूर ऑपरेटर को उसने क्या इंस्टॉल करना है? GPS नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है अपने पास। तो ये भाई टूर ऑपरेटर्स के लिए मैं सेल भी किसको करता था? मैं सेल भी टूरिज्म इंडस्ट्री को करता था। तो टूर ऑपरेटर मुझसे क्या खरीदते थे? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम खरीदते थे। और अगले 4 साल के लिए एग्रीमेंट था कि भाई अगले 4 साल से आपने कंप्लाई करना। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हमसे एग्रीमेंट साइन करा 2016 में, जिसमें मैंने कहा कि ये आप मुझसे एग्रीमेंट साइन करें, मैं आपको डिस्काउंट पे दूंगा। सही है, मैं आपको डिस्काउंट पे सेल करूंगा और ये प्राइस मैं अगले 4 साल तक आपसे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं मार्केट में 100 रुपए का बेचता हूं, मैं आपको 70 रुपए का बेचूंगा, ठीक है। एक नेचुरल डिजास्टर आया जिसने पाकिस्तान में जो सप्लायर था जो कि जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बनाता था उसका प्लांट ही डिस्ट्रॉय। आपका प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, खुदा का वास्ता आपके प्लांट पे इंपेयरमेंट नहीं है, आपका प्लांट नहीं सप्लायर का प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है भाई। एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनी को फिर क्या करना पड़ा? इंपोर्ट करना, और इंपोर्ट करना पड़ा अब मसला है कि मैंने एग्रीमेंट किया हुआ है तो मुझे सप्लाई तो करनी है और मैं प्राइस बढ़ा नहीं सकता, तो इट मींस मैं एक चीज अब 140 की खरीद रहा हूं और 70 की बेच रहा हूं। प्यारे बच्चे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जल्दी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो चुके हैं जिसमें आपकी सेलिंग प्राइस कम है आपकी कॉस्ट से। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जी फॉर एग्जांपल इस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने 1 लाख रुपए का माल मंगवा लिया है ना, 1 लाख क्वांटिटी मंगवा ली है, फौरन से उसके अगेंस्ट आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें आप, बिकॉज आपको पता है कि एक और कॉन्ट्रैक्ट आप साइमल्टेनियसली एंटर हो चुके हैं। आप 140 का मंगवा रहे हैं और सप्लाई कितने का कर रहे हैं? 70 का या 80 का सप्लाई कर रहे हैं। 60 रुपए का प्रोविजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड कहता है हमारे पास एक रिस्क है प्यारे बच्चों, जो कि रिस्क किस चीज का है? मेरे पास इंपोर्ट या परचेज प्राइस क्या हो गई? डबल हो गई। सेल प्राइस मेरी कांस्टेंट है और ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी देयरफॉर देयर इज अ रिस्क कि मैनेजमेंट ने IS 37 के हिसाब से क्या नहीं करा होगा प्यारे बच्चों? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? जी सर। ये तो हमने अज्यूम किया है कि 70 का लिया होगा, हो सकता है उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना हो कि ट्वाइस द कॉस्ट के बाद भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, हमने अज्यूम किया ना। नहीं, मैं तो रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ना, मैं अज्यूम नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये रिस्क हो सकता है। सर डिस्काउंटेड प्राइस बताओ। अच्छा फॉर एग्जांपल आपने कहा सर रेवेन्यू कम हो रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि पीपी का जो आप एनपीवी निकालें उसकी वो पॉजिटिव है।
ऐसा भी तो हो सकता है, आप उस पीपी की एनपीवी निकाले या फिर उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकाले, वो अब भी पॉजिटिव आ सकता है। आप ये भी तो कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर इन्वेंट्री जो मैं पहले 100 रुपए की 150 की बेचता था, 100 रुपए की पड़ती थी 150 की बेचता था, अब 130 की बेचूंगा, तो इन्वेंट्री में तो एजम्पशन हो गई ना आपकी। ये एजम्पशन नहीं लेनी है सवाल में, अगर वो आपको इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे IAS 37 ट्रिगर, इस तरह तो मैं एजम्पशन ले लूंगा, लेबर कह देंगे ठीक है हमें पैसा नहीं चाहिए, तो रिस्ट्रक्चर प्रोविजन करने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हैं सर, मैं एजम्पशन ले लूं कि ईयर एंड से पहले ही मेरा प्लांट बिक गया, तब तो IFRS 5 अप्लाई नहीं होगा। आप समझते, आपने ये एजम्पशन इस तरीके से नहीं लेनी, पूरा आधा पेज उसने आपको दिया है यार, वो जब दिया है तो फिर आप एजम्पशन नहीं ले सकते। फिर आप कहोगे कि यार रिस्क है कि मैनेजमेंट ने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सवाल में लिखा है कि एट द ईयर एंड 200 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ 4000 जी। मैंने परचेज ऑर्डर बना दिया है और सामने वाले ने मेरे परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा है कि जी ठीक है मैं आपको 4000 नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड, उसने सप्लाई करी नहीं है, अभी मेरे पास आई भी नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है अभी प्रोविजन रिकॉर्ड करो, इररिस्पेक्टिव इन्वेंटरी जब भी है आपके पास, इररिस्पेक्टिव इन्वेंटरी। आप समझिएगा मेरी बात को, है क्या, अगर आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं भी करेंगे ना तो इट मींस आप इन्वेंटरी 140 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसे कहता है इन्वेंटरी को 140 पे रिकॉर्ड करके 60 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करो, बिकॉज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो 80 है। तो एसेट रिकॉर्ड करके 60 की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करो, इससे अच्छा है कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और तुम्हारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। उसका रीजन ये है कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट, ये 4000 नेविगेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर अगर आपने 29 दिसंबर को बनाया और सामने वाले ने कहा मैं सप्लाई कर दूंगा 29 दिसंबर 2021 को, आपने 4000 जीपीएस, आपके पास माल कब आया? प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताएं, किस शेयर होल्डर की हयाती में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो लॉस भी किसको जाना चाहिए? आप समझ रहे, कोई ये ना बोले सर पीएनएल में फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिएगा मेरी बात को, फर्क सबसे बड़ा किस चीज का है कि आपने लॉस किसको दे दिया? इस वाले शेयर होल्डर को दे दिया, हालांकि इस वाले शेयर होल्डर की हयाती में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो फिर लॉस भी किसको जाना चाहिए? इस साल के शेयर होल्डर को जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इन्वेंट्री आ जाएगी तो वो तो आप आ गए इन्वेंट्री तो वो तो IAS 2 तो वैसे ही अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। 140 की एक चीज पड़ी है और बिक कितने की रही है? 80 रुपए की, तो एस्टिमेटेड सेलिंग, तो आपको तो इन्वेंट्री के ऊपर कि वही वाली बात है कि अगर आप एक बंदे को सेल कर रहे हो ना और आपको लगता है 100 रुपए में से 70 रुपए मिलेंगे, स्टैंडर्ड कहता है कोई जरूरत नहीं है 30 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की। आप कहो कि मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने दो, मैं बाद में 30 रुपए का, इसने कहा यार ये अजीब बात है, 100 रुपए का रेवेन्यू इस वाले शेल्डर को दे रहे हो, 30 रुपए का इंपेयरमेंट इस वाले शेयर, कहां से मैचिंग कॉन्सेप्ट है? तो ये तो रीजन थी IFRS 15 का सबसे बड़ा चेंज आने का। वो कहता है रेवेन्यू ही रिकॉर्ड नहीं करा, ये थोड़ी कि रेवेन्यू, क्या फर्क पड़ेगा मुझे पता है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, पेनल तो वही रहेगा, लेकिन एक शोल्डर के प्रॉफिट को आप दूसरे शोल्डर के प्रॉफिट को दे रहे हो, तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा प्यारे बच्चों। जब कंपनी जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, तो सोचे इसमें एक अमाउंट किस तरीके से आपकी शेयर प्राइस को उड़ा के ले जाएगी। समझ आ रही है बात यहाँ तक प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक प्यारे बच्चों? एक कितना जबरदस्त वर्ड लिखा हुआ है कि मैं मलेशिया से क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों? इंपोर्ट। जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो फॉरेन करेंसी प्यारे बच्चों कौन सा, जल्दी बता दें? IAS 21 के हिसाब से या तो मैनेजमेंट ने परचेज को सही स्पॉट रेट में ट्रांसलेट नहीं किया होगा, या जो करस्पॉन्डिंग मॉनेटरी लायबिलिटी है जिसका नाम क्या है? ट्रेड पेबल, उसको ईयर एंड पे रीवैल्यू नहीं करा होगा। प्यारे बच्चों का यहां तक बात समझ, बड़े आराम से मैं 7 रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, हर रिस्क के अगेंस्ट 3-3 प्रोसीड लिखूंगा, मेरे पास 28 पॉइंट्स अपने आंसर में कम्युनिकेट होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके? जी मेरे भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर हो आप लोग? बेटा एक सेकंड ना, किस चीज का? प्रोसीजर्स का। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन निकलता कैसे, मुझे ये बता दो। नहीं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन निकलता क्या? पेनल्टी टू एग्जिट होता है और आपका लॉस की अमाउंट, लोअर ऑफ पेनल्टी और लॉस की अमाउंट, सही है। ये पेनल्टी का अमाउंट कहाँ लिखा हुआ होगा? इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट टू एनालाइज द पेनल्टी। डन हो गया। और दूसरी चीज कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करूंगा तो मुझे कितने का लॉस होगा? तो फुलफिल करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, जल्दी बता। एक सेलिंग प्राइस, एक परचेज प्राइस। सेलिंग प्राइस एग्रीमेंट से देख ली, परचेज प्राइस भी एग्रीमेंट से देख ली, रीकैलकुलेट कर ली। सेलिंग प्राइस भी एग्रीमेंट, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन किस पे रिकॉर्ड करता हूं मैं, जल्दी बता।
लोअर ऑफ पेनल्टी, और अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो इसका मतलब है मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा जो कि मेरी परचेस प्राइस होगी, और फिर मुझे सेल भी करना पड़ेगा जो कि मेरी सेलिंग प्राइस होगी। यही होगा ना प्यारे बच्चों, और क्या। पेनल्टी कब होगी? जब मैं एग्रीमेंट को क्या कर दूंगा, जब मैं टर्मिनेट कर दूंगा, तब मैं मलेशिया से इंपोर्ट थोड़ी करूंगा ना, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री को सेल करूंगा। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को मैं कहता हूं भाई अगले 2 साल के लिए मैं अब आपको सप्लाई नहीं कर रहा, ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया, क्यों? मुझे पता है कि मैं कंटिन्यू करूंगा ओवर द 2 इयर्स तो मुझे 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो स्टार्ट कहता है लोअर ऑफ, क्यों? बिकॉज एक बिजनेस इसी पे चलेगा, इस चीज पे नहीं चलेगा। मुझे अगर पेनल्टी की अमाउंट देखनी है और टर्मिनेशन का क्लॉज देखना है, कहां से देखूंगा? पहला प्रोसीजर हो गया, डन हो गया। दूसरा मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मुझे ये भी देखना है। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा इट मींस मैं टर्मिनेट नहीं कर रहा, मैं पेनल्टी नहीं पे करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं कंटिन्यू करूंगा। क्यों कंटिन्यू करूंगा? बिकॉज मैं कह रहा हूं यार मुझे तो पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा है। बच्चों में इंपोर्ट करूंगा, परचेस प्राइस, मुझे इंपोर्ट की परचेस प्राइस कहां से मिल जाएगी? परचेस एग्रीमेंट से मिल जाएगी, परचेस इनवॉइस से मिल जाएगी। मुझे सेल कितने पे कर रहा हूँ? फिक्स प्राइस पे कर रहा हूँ, कहां से मिलेगी? सेल्स एग्रीमेंट से। तो सेल्स एग्रीमेंट से मुझे 140 रुपए पता चल गया, सॉरी 80 रुपए पता चल गया। परचेज प्राइस मुझे 140, मैंने क्या कर लिया? अब रिकैलकुलेट कर लिया, मैंने चेक कर लिया कि 60 रुपए का हर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सिंपल है। आप अगर आप खुद ही प्लॉट करेंगे खुद दो तो भाई ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट है, जब जहां आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस, भाई सेलिंग प्राइस कहां से वेरीफाई होगी? सेल्स इनवॉइस और सेल्स एग्रीमेंट से वेरीफाई होगी। परचेज प्राइस कहां से वेरीफाई होगी? परचेज एग्रीमेंट और परचेज इनवॉइस से। दोनों का आपने अमाउंट निकाला, रिकैलकुलेट करा, खत्म कहानी आ रहा। टर्मिनेशन पेनल्टी कहां पता चलेगी आपको? एग्रीमेंट में पता चलेगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्लियर हो बेटा आप लोग? रिकॉर्डेड, बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कंपनी के बेतहाशा सेगमेंट्स हैं। एक कंपनी के कितने सेगमेंट्स हैं? बेतहाशा सेगमेंट्स हैं प्यारे बच्चों। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सुनिएगा, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सुनिएगा बिल्कुल। कितने सेगमेंट है? 2 और बाकी भी है। अगर मैं बाकी को देखूं, ऑल अदर सेगमेंट, रेवेन्यू कितना है? इसको डिवाइड करें 15,643 से। जल्दी छेती छेती भाई, क्या हो गया यार? इसका मतलब है अदर सेगमेंट के अंदर शायद एक सेगमेंट ऐसा हो सकता है जो 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो सकता है। तो मेरा एक और रिस्क आ गया, और वो रिस्क किसके हिसाब से आ गया प्यारे बच्चों? IFRS 8 के हिसाब से मेरा रिस्क आ गया। और रिस्क ये आया कि इसके अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट, आप समझ रहे हैं पेपर को। अब वो इस टाइम में उसने IFRS 8 पूछ लिया, इस टाइम में उसने आपसे ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, इस टाइम में उसने IFRS 5 का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पूछ लिया, लास्ट टाइम में उसने जॉइंट वेंचर पूछ लिया, जॉइंट अरेंजमेंट पूछ लिया, प्रिंसिपल एजेंसी पूछ लिया। आईकैप का पास आप समझिएगा इस रिस्क के सवाल को पूछने के लिए 10 लाख क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो किसी भी IFRS के किसी भी रिक्वायरमेंट से एक सवाल आपको वो अगले अटेम्प्ट में शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर सवाल बना देगा। पढ़ा भाई IFRS 2 थोड़ा बहुत? वो अगले अटेम्प्ट में आपके ऊपर डेरिवेटिव और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो अगले अटेम्प्ट में आपको रेवेन्यू के ऊपर वेरिएबल कंसिडरेशन पे सवाल बना देगा। वो अगले अटेम्प्ट में आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सवाल बना देगा। उसकी क्लासिफिकेशन एक लाइन लिखी हुई होगी, कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है। एक लाइन लिखी हुई, कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करी है। आप कहोगे भाई क्लासिफिकेशन का मसला है, एमोटाइज कॉस्ट है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL है, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। तो भाई बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा, क्या वो SPPI टेस्ट पूरा कर रहा है? SPPI टेस्ट के लिए मुझे एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। कंपनी की इंटेंशन क्या है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कमेटी के इंटेंशन, मैंने क्यों खरीदी है, इंटेंशन कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? आप उसके पास एक लॉजिक आपको समझ आ जाएगी ना प्यारे बच्चों, फिर आप दुनिया का कोई भी सवाल कर सकते हैं। आपने सबसे बड़ा मसला सवाल में क्या किया है पता है? हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? हमने 8 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे बड़ा मसला, इस पूरे सवाल में रिसीवेबल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। इस पूरे सवाल में रिसीवेबल के ऊपर कोई इसने लाइन लिखी नहीं है। लेकिन अगर मैं GPS नेविगेशन सिस्टम देखूं,
प्यारे बच्चों क्या मैं रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकाल सकता हूँ? निकाले जल्दी से। अब ट्राई करता हूँ ना यार, मैं कहता हूँ यार कोई और भी रिस्क तो हो सकता है। देखिए इन्वेंट्री पे निकाल लिया, फिक्स एसेट्स में निकाल लिया, बचा क्या? डेटर्स। निकाले जल्दी से डेटर्स का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। अब बात बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त। थर्टी सिक्स है बड़े यार। प्यारे बच्चों देखे ना, उसने पूरे सवाल में सिर्फ एक वर्ड लिखा है डेटर्स। आपने रिस्क मिस कर दिया इसके ऊपर। आप समझ रहे हैं, उसने डेटर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं आपको, आप स्किप कर गए। तो आपने तो फॉरेन से बराबर वाले का भी निकालने वेरिएबल स्पोर्ट्स का। जल्दी छेती छेती। आप कंफ्यूज क्या हुए कि रिसीवेबल तो कम ही हो रहा है। तो आपने रिसीवेबल कम हो रहा है तो कोई रिस्क नहीं होगा भाई। रिसीवेबल टर्नओवर डेज तो निकाले आप। इसका मतलब है अब जो आप रिसीवेबल का रिस्क बताएंगे वो जनरल रिस्क नहीं होगा, स्पेसिफिक किसके ऊपर होगा? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के ऊपर आपका रिस्क होगा प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई करें आपको बताना था कि ये रिस्क इस सेगमेंट का रिस्क है। जब वो आपको सेगमेंट दे रहा है तो वो आपसे जेनेरिक रिस्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपको बताना पड़ेगा ये रिस्क जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से पर्टेन करता है प्यारे बच्चों। तो मेरे पास एक और रिस्क आएगा, किस चीज का रिस्क आएगा? मेरे रिसीवेबल टर्नओवर डेज। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल शायद इंपेयर्ड हो गया, मैनेजमेंट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड क्यों से रिकॉर्ड नहीं की होगी? उसने लॉस गिवन डिफॉल्ट से ही नहीं निकाला होगा, उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उसने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड से ही नहीं निकाला होगा। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? मैं आराम से रिस्क आइडेंटिफाई कर सकता हूं। क्लियर हम सारे? यहाँ पे जो किताब है उस किताब की सबसे खास बात क्या है? आपने देख ली आंसर्स वाली बुक? 2 वॉल्यूम है ना सीफएप के, एक वॉल्यूम 1 है एक वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में हैंडआउट्स आ रहे हैं, आइजाज की समरीज आ रही है स्ट्रक्चर्ड वे में और पास्ट पेपर्स आ रहे हैं उसके। और वॉल्यूम 2 में पिछले 6 से 8 अटेम्प्ट के सारे पास्ट पेपर्स अलोंग विद दी आईके को सॉल्यूशन। नहीं, आईके को सॉल्यूशन मैंने एक दो जगह यूज करे, मेरे अपने बनाए हुए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के नीचे कमेंट्री भी आ रही है कि अगर मैंने यहाँ पे IFRS 8 का रिस्क आइडेंटिफाई करा है तो IFRS 8 कहता क्या है वो तक आ रहा था कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, आपको अलग से IFRS 8 खोलने की जरूरत ना पड़े प्यारे बच्चों। अगर मैंने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क आइडेंटिफाई करा और आपको याद नहीं आ रहा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या था और FR2 के रजिस्टर और FFR निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नीचे स्टूडेंट बॉक्स और IFRS बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डेफिनेशन, पूरी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी और बाकायदा रिस्क वाइज प्रोवाइडेड है कि पहला रिस्क अगर मेरे पास ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क नंबर कौन सा आ रहा था, लेट्स से 6 आ रहा था, तो नीचे IFRS बॉक्स में आप 6 सीरियल नंबर पे जाएंगे तो वहां पे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दिख रही होगी, वो पूरा आपको बता रहा होगा कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है क्या। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमारे पास किस तरीके से हमने रिस्क आइडेंटिफाई करें और उसी वर्ड्स को यूज करके मैंने ऊपर रिस्क ड्राफ्टिंग करी हुई है। अगर IFRS 5 में कंफ्यूजन हो रही है, कंडीशंस याद नहीं आ रही, आपको कंडीशन वहां दिख जाएंगी, और जब कंडीशन दिखेंगे मेरे प्रोसीजर आप पढ़ेंगे दोनों आपस में अलाइंड होंगे और वो कंडीशन और मेरे रिस्क भी आपस में अलाइंड। बड़ा स्ट्रक्चर्ड मेरा आंसर, तभी तो मैं कहता हूं इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। उसको तो सामने रखना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों में। मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी है पेपर में, मैंने सिर्फ कमेंट्री करनी है। ये FFR का पर्चा नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कमेंट्री करनी है कि यार मैं इस डॉक्यूमेंट को देखूंगा ये वाली कंडीशन वेरीफाई करने के लिए, मैं इस डॉक्यूमेंट को देखूंगा ये कंडीशन, मैं रिसर्च फेज डेवलपमेंट फेज। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? कैंपस में अवेलेबल है दोस्त, उसामा बुक आ गई है आज। डन हो गया भाई? क्लियर हम सारे यहाँ तक? इसको नोट करना है, नोट करें, बिकॉज इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे समर 2013 का। जल्दी से आ जा, इसके अलग फाइल बना ले।